तो ये दुष्यंत कुमार जी का शेर है ना कि मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कह दूं, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं हूं। तो इनको अंधा होके तो नहीं देखा जा सकता। विकास और प्राकृतिक विनाश ये दोनों में विरोधाभास है और बना ही रहेगा। और अगर हम आदर्श स्थितियों में जी रहे होते तो मैं तो चाहता कि जहाँ पर हम बैठे हैं यहाँ पर भी कोई तालाब, कोई झील, कोई पेड़ रहा होगा। जिस दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हम बैठे हैं वहाँ पर जो T3 हवाई अड्डा है, जो अभी आवागमन का बड़ा साधन, और एक जो जेवर का एयरपोर्ट अभी बना है, इन दोनों को मिलाकर कितने तालाब सुखा दिए गए और कितने पेड़ हटा दिए गए, कहना मुश्किल नहीं कर सकते। अभी सब आप लोग कह रहे हैं 7.5 लाख 8 लाख, मैंने इसकी रिपोर्ट कल डिटेल में पढ़ी जब हमने तय किया विषय। 10 लाख पेड़ों का तो आधिकारिक आकलन है और जो स्वतंत्र संस्थाओं ने सर्वेक्षण किया उसके मुताबिक 50 लाख से ज़्यादा, वो 58 लाख का आंकड़ा दे चुके हैं। एक जगह 1 मिलियन है मतलब 10 लाख पेड़, और एक जगह है 58 लाख मतलब 5.8 मिलियन। तो 50 लाख पेड़ों के कट जाने पर भी अगर हम चुप रहते हैं तो गलत है, लेकिन वो क्यों कट रहे हैं उसके विस्तार में जाते हैं तो फिर हमको समझ में आता है कि ऐसे तो फिर मैं इंदौर से आता हूँ, वहाँ पर एक क्षेत्र का नाम ही 9 लखा है जहाँ 9 लाख पेड़ हुआ करते थे। आज कतार में 9 पेड़ गिनने को नहीं मिलेंगे वहाँ पर। मेरा स्कूल भी वहीं बना है, उसमें पेड़ थे। तो दिक्कत ये है कि आपको चुनना पड़ेगा। मैंने ऐसे ही, जैसे विनोद जी कह रहे थे कार्यक्रम में पूछा, ऐसे ही बहुत पहले एक मुख्यमंत्री से पूछा था, ये सरदार सरोवर की स्टडी करने में एक स्टडी टीम में गया था, पूरा रिपोर्ट बनाई थी, गुजरात के बॉर्डर पे हरसूद डूब गया था, उसकी स्टडी की थी। तो उन्होंने कहा था कि भाई साहब 2 ही उपाय हैं, या तो हम लंगोट लगाकर सब हिमालय में चले जाएं, और या फिर आप शहर में आपके AC बंद होते हैं, कूलर बंद होते, पंखे बंद होते, तो हमको कोसना बंद कर दो। भाई बिजली चाहिए तो हरसूद भी डूबेगा, बांध भी बनेगा, वो कम हो गया, ज़्यादा हो गया, गांव ज़्यादा डूब गए, ज़्यादा पेड़ डूब गए, तो या तो रोना मत मचाइए। तो मैंने कहा भाई साहब वैकल्पिक ऊर्जा कितने समय में बनेगी, और AC वो आपके बंगले तो आज तन रहे हैं, मल्टी स्टोरियाँ आज तन रही हैं। लेकिन हमें पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए, और अगर पर्यावरण की कीमत पर कोई विकास हो रहा है तो उसका विरोध लगातार होना चाहिए, और जितना सीमित हो सके। आज से मेरे ख्याल से 5-6 महीने पहले हम ये लोग बहस कर रहे होते तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पर्यावरण के ही पक्ष में बोलते, लेकिन अब जब ये इजराइल, ईरान और अमेरिका वाला मामला हो गया तो हमको ये पता लग गया कि परमाणु बम से भी खतरनाक कुछ हो सकता है। तो ये होर्मुज का जल डबरुमध्य है, वैसे ही मलक्का का है। चीन बहुत ज्यादा चिंतित है मलक्का को लेकर। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अगर भारत ने या अमेरिका ने मिलकर इसको रोक दिया, मलक्का को चोक कर दिया, वो चोक पॉइंट कहता है इसको, इसीलिए उसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पे काम किया जिसका जिक्र भी कर रहे थे। वो चोक पॉइंट अगर सचमुच बंद हो गया तो चीन की स्थिति बहुत ही बुरी होगी, जैसी होर्मुज में हुई उससे भी ज्यादा खराब स्थिति होगी उसकी। तो मलक्का को लेके वो चिंतित है, और अगर उद्देश्य ये है कि डिफेंस का भी बने और टूरिस्ट के आड़ में वहाँ पर हम एक्चुअली हमारी डिफेंस को मजबूत करें, तो उतना ही लिमिटेड रखना चाहिए। जो गोलियत बे का इन्होंने जिक्र किया, वो लेदर बैग जो कछुए हैं उनको दूसरी जगह ले जाकर बसाने की भी कोशिश की गई है, लेकिन जो हजारों देखिए पेड़ भी नहीं पनपते ना रिप्लेस करने। अच्छा, प्रकृति से ज्यादा हम जानकार हैं क्या? बिल्कुल सही। उस कछुए के लिए कोई और मुफीद जगह होती तो खुद नहीं जाता, क्यों रहता? हाँ। प्रकृति तो पानी अपना रास्ता खुद ढूंढता है, जीव जंतु किस परिस्थिति में पनपेंगे वो खुद तय करते हैं ना, आप नहीं तय कर सकते। जो कश्मीर में केसर उगती वो आप यहां उगा देंगे क्या नोएडा में? नहीं कहना, ब्रह्मकमल वो हिमालय में खिलेगा तो वहीं खिलेगा ना, ये प्रकृति ने तय किया है। कुछ मामलों में हमने प्रकृति से इस हद तक छेड़छाड़ कर दी है कि हमने विजय भी पाई है। मनुष्य उस विजय को लेकर बड़ा वो होता है कि हमने हिमालय पे विजय पा ली, हमने बांध बना दी, हमने बिजली बना दी, हमने इतनी ज्यादा प्रगति करी कि हमने इस मामले में, कई मामलों में फिर प्रकृति। एक और बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ये वही जगह है जहां पर सुनामी आई थी 2004 वाली। उस सुनामी की फॉल्ट लाइन से सबसे पास में वही जगह थी और बहुत विनाश हुआ था इंडोनेशिया और यहाँ पर करीब। इंडोनेशिया का जो आखिरी आइलैंड है और इस आइलैंड के बीच में केवल 150 किलोमीटर की दूरी है, कुछ 15 या 20 समुद्री मील की दूरी है उसके। तो पूरा अध्ययन करने के बाद यही समझ में आया कि अगर ये एक और नया परमाणु बम है जैसा कि होर्मुज है, तो आज की परिस्थिति में कितना भी हम मान लें, दिल पे पत्थर रखकर कुछ ना कुछ तो समझौता प्रकृति से करना पड़ेगा। लेकिन कितना? अगर आप कागज पर 10 लाख बता रहे हैं और सचमुच 50 लाख पेड़ काट रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कछुओं को बचाने का क्या कोई, क्योंकि बंदरगाह बनेगा, वेसल्स आएंगे, टकराएंगे, जहाज टकराएंगे, तो वो कछुए तो नहीं वहां पे पनप सकते, और वो हजारों साल से वहां रह रहे हैं, तो पहला अधिकार तो उन्हीं का है। तो ऐसे तो हम ये नोएडा की जिस जमीन पर बैठे हैं वहां भी पहला अधिकार किसी और का ही था ना, कभी उनको विस्थापित करके ही तो हम आए हैं। और जब कोरोना में हम सब घरों में घुस गए थे तो प्रकृति ने दिखाया भी था। थोड़ा आगे जाके मेरठ के आगे जाने से आपको हिमालय की चोटियां दिखाई देने लगी थी। यहीं नोएडा में सब जीव जंतु बाहर निकल कर चले आए थे, सड़कों पे मगरमच्छ भी दिख रहे थे।
तय तो हमको करना पड़ेगा कि विकास और विनाश के बीच में हम कैसा संतुलन बनाएं। रही बात राहुल गांधी की, तो उन्होंने इस समय ये मुद्दा क्यों उठाया है समझना मुश्किल है। ये विवाद आज का नहीं है, बहुत पुराना है। 75,000 से लेकर 85,000 करोड़ के बीच की परियोजना है, $10 बिलियन, मतलब बहुत बड़ा पैसा इस पर खर्च होने वाला है। अब क्या उस पैसे की रिकवरी के लिए आपने टूरिस्ट हब भी बनाने की सोची है, पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो उस पैसे को आप हमारे टैक्स से या दूसरे तरहों से रिकवर कर लीजिए। और जितना, क्योंकि 8,000 की आबादी है कुल वहां पर, और वो कह रहे हैं कि आगे 3.5 से 4 लाख की हो जाएगी जब ये परियोजना बनेगी। 8,000 की केवल आदिवासियों वाली आबादी है। तो मुझे लगता है बहुत गंभीर हैं तथ्य जो आते हैं, अगर इसकी गंभीरता से स्टडी करें। और मैंने भी जब किया, मैंने केवल इसको सुना और मोटे तौर पर पढ़ा था, लेकिन जब समझा विषय है तो मुझे समझ में आया कि जितने समय तक हम रोक सके थे रोक लिया। आज की विश्व परिस्थितियों में हमें अगर वहां पर सामरिक दृष्टि से कुछ करना है तो बस उतना भर करके फिलहाल इस प्रकृति के विनाश से बचने की कोशिश करना चाहिए। मुद्दा कोई भी उठाए, अगर मुद्दा सही है तो उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। पेड़, नदी, जंगल ये नहीं बचेंगे तो मेरे ख्याल से हमारे विकास के कोई मायने नहीं रह जाए। यही चीजें जो एआई से नहीं बन सकती, नदी एआई से नहीं बनेगी, पेड़ एआई से नहीं बनेगा, रोटी एआई से नहीं बनेगी, कछुआ भी एआई से नहीं बनेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।